नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 में सदिश गुणनफल स्टार्ट किया था। अब सदिश गुणनफल को ही आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सदिश गुणनफल का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सदिश गुणनफल के बीजीय गुणधर्म यानी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। algebraic properties of क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम कहें वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो नंबर जो फर्स्ट आपका गुणधर्म है क्रम विनिमयता, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि दो सदिश ए सदिश क्रॉस बी सदिश है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जो सदिश है वो सदिश गुणनफल में कभी भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया था कि भाई ए को जब बी से गुणा करते हैं तो एन कैप की डायरेक्शन इस प्रकार आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जब बी को ए से करोगे तो एन कैप की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि एन कैप की डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव। देखिए क्यों, ए क्रॉस बी कितना हुआ, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। लेकिन जब आप इसको लिखोगे ना बी क्रॉस ए, तो देखिए बी का परिमाण ए का परिमाण साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का एन कैप। किसका हो जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बी से ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में एन कैप की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी, विपरीत यानी ऋणात्मक हो जाएगी। और जैसे ऋणात्मक डायरेक्शन के लिए हम सदिश में प्रयोग करते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है ना भाई, तो इस वजह से माइनस आगे आ जाता है। तो नंबर सेकंड जो आपका गुणधर्म है वो है साचर्यता, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है भैया, एसोसिएटिविटी। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी देखो साचर्यता के लिए तीन सदिश आपको चाहिए होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो तीन सदिश होते हैं ना वो कभी भी साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना भैया, तो साचर्य गुणधर्म का पालन कब होता है? जब आपके पास दो तो सदिश हो और एक अदिश संख्या हो। संख्या यानी कोई आपने लैम्बडा संख्या मानी, एम मानी, के मानी, कोई भी मानी। ठीक है ना भैया, तो ध्यान दीजिएगा, जो सदिश गुणनफल है वो अदिश संख्या के प्रति ही साचर्य नियम का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल, माना एम कोई एक अदिश संख्या है और ए और बी क्या है, हमारी सदिश है। तो जब आप सदिश गुणा करोगे इन तीनों का तो ये साचर्य नियम का पालन करेगा। कैसे करेगा? देखिए, या तो आप इस प्रकार रखिए या फिर एम, या फिर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत आए तो फिर भी वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भाई। तीसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है उतार लीजिएगा, चलो यहीं लिख देते हैं। नंबर थर्ड, बंटनता, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखिए बंटनता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, कोई दो सदिश है b प्लस सी, उनके योग को आपको ए सदिश के साथ सदिश गुणा करना है। तो यहाँ बंटवारा कर सकते हो, यानी ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश। ठीक है ना भैया, तो ध्यान दीजिएगा, सदिश गुणनफल में क्रम विनिमयता लागू नहीं होता है, साचर्यता लागू होती है कब? जब एक तीसरी संख्या आपकी अदिश हो और बंटनता नियम लागू होता है। तो उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका घटक के पदों में सदिश गुणनफल। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा, घटक के पदों में सदिश गुणनफल, जिसे हम कहें वेक्टर प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ
कंपोनेंट्स। ठीक है भाई। तो देखो घटक के रूप में समझने के लिए आपको पहले एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के इकाई सदिश आई कैप जे कैप के कैप के सदिश गुणनफल को समझना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, इसका इकाई सदिश कितना हो गया आई कैप, यहाँ जे कैप और ये जेड एक्स का हो जाता है के कैप। ठीक है ना भाई। अब आगे सुनिए, जब आप आई क्रॉस आई करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों इकाई सदिश एक ही हैं, तो ये कितना आ जाएगा आई कैप, फिर से आई कैप, ठीक है, आई कैप का परिमाण आई कैप का परिमाण साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा एन कैप। और ध्यान दीजिएगा कोई भी सदिश खुद से कितना डिग्री कोण बनाता है भाई, 0 डिग्री बनाता है। और 0 डिग्री जैसे ही बनाएगा तो कुछ भी हो, 0 से साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, आई क्रॉस आई कितना होता है 0। और एक बात और आप इस बात को भी याद रखें, देखो ए डॉट ए कितना होता था ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, लेकिन ए क्रॉस ए करना हो ना फ्रेंड्स, यानी दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल, वो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो खुद भी कोई भी सदिश खुद से 0 डिग्री बनाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ आपका हो जाएगा 0। तो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखिए, ए डॉट ए तो ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, लेकिन ए क्रॉस ए कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। अब आगे इसी प्रकार आप लिख सकते हो जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 0। ठीक है ना। लेकिन अदिश गुणनफल में ऐसा नहीं था, अदिश गुणनफल में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 थी, लेकिन सदिश गुणनफल में आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है ना भाई। अब आगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, अभी तो आपने समान सदिशों को किया, अब हम करते हैं भिन्न भिन्न सदिशों को। आई क्रॉस जे, तो देखिएगा कितना होगा आई का परिमाण सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र तो ध्यान है ना आपको, फॉर्मूला कितना था ए डॉट ए क्रॉस बी, भैया फॉर्मूला याद रखिएगा ना भाई, तभी तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाओगे। ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा आई का परिमाण जे का परिमाण साइन थीटा, और बताइएगा आई और जे के तल के लंबवत, आई और जे के तल के लंबवत इकाई सदिश कौन सा है के कैप, भाई यहाँ लिखते हैं एन कैप। एन कैप क्या होता है, इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश, यहाँ आई जे तल हो गया और आई और जे के तल के लंबवत क्या हो जाएगा के कैप। ठीक है ना। और के कैप क्या है इकाई सदिश है। ठीक है। और एक बात और, आई और जे के मध्य हमेशा तीनों जो अक्ष होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ 90 डिग्री होते हैं तीनों के मध्य कोण, तो ये कितना हो जाएगा के कैप। ठीक है ना। आई और जे के तल के लंबवत साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हुई। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये इसका आई कैप इकाई सदिश है, परिमाण 1 हो जाएगा, जे कैप भी इकाई सदिश है, इसका परिमाण भी 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ कितना आ गया के कैप आ गया। जब आप इसको इंटरचेंज करोगे ना, आई क्रॉस जे तो के आया, लेकिन जे क्रॉस आई यानी इंटरचेंज कर दिया तो कितना आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्रम विनिमय नियम में मैंने आपको बताया था जब भी आप क्रम विनिमय नियम लगाओगे तो डायरेक्शन साइन माइनस का आ जाता है। ठीक है ना भाई। इसी प्रकार हम बात करेंगे जे क्रॉस के की, जे कैप क्रॉस के कैप। तो देखिए जे कैप का परिमाण के कैप का परिमाण साइन 90, क्योंकि जे और के मध्य भी 90 डिग्री कौन बनेगा। ठीक है ना। और दोनों के तल के लंबवत है आई कैप है। ठीक है भाई। तो देखिए 1 1 1 कितना आ गया भैया, जे क्रॉस के आ गया आपके पास 1 और के कैप क्रॉस जे कितना आ जाएगा भैया -1। ठीक है। इस बात का सॉरी -1 नहीं आई कैप आएगा, सॉरी। ठीक है भाई। दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी पूरा दिख रहा है। अब आगे देखिए इसी प्रकार आई का जैसे किया जे का कैसे किया, अब के का ऐसे करते हैं। जब आपने किया के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है भाई, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ध्यान से सुनिएगा के कैप का परिमाण आई कैप का परिमाण साइन 90। ठीक है मेरा भाई। यहाँ कितना आ जाएगा जे। ठीक है भाई। कितना आ गया जे कैप, क्योंकि आई और के तल के लंबवत जे कैप हो जाएगा 1 1 1 और ये आ गया जे कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप कितना आ जाएगा जे कैप। और जब आप इसको इंटरचेंज करोगे, आई को आगे लिखा के को बाद में लिखा, कितना आ गया माइनस जे कैप। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, तो उतार लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इनको याद रखने का शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है। उतार लीजिएगा एक बार। अब देखिए फ्रेंड्स,
तो इनको याद रखने का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात तो आपको याद रहनी चाहिए कि जब आई का क्रॉस आई के साथ, जे का क्रॉस जे का और के क्रॉस के साथ करोगे, यानी समान सदिशों का सदिश गुणनफल तो 0 हो गया। लेकिन जब आप आई का जे से करोगे फ्रेंड्स, तो आई का जे से करने पर यदि आपकी डायरेक्शन इस प्रकार है, यानी आई क्रॉस जे आपने किया तो शेष क्या बचा, के कैप, तो आपका आंसर में आ जाएगा के कैप। लेकिन यदि आपकी डायरेक्शन हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये तो क्लॉकवाइज हो गई घड़ी की सुई की दिशा, लेकिन यदि आपने विपरीत डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए जे क्रॉस आई, जैसे ही आपकी डायरेक्शन उल्टी होगी तो आएगा तो के कैप पे, लेकिन जो इसका साइन है वो जाएगा चेंज, यानी माइनस, ठीक है ना। इसी प्रकार जे का जब के से आप करोगे तो बचा क्या, घड़ी की सुई की दिशा में इस क्रम में तो ठीक है प्लस का आई कैप आ जाएगा, लेकिन जब आपने के का जे से किया, यानी आपने क्रम चेंज कर दिया भैया उल्टा, तो कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक है ना। इस शॉर्टकट तरीके से आप याद रखें। इसी प्रकार जब के का आई से करोगे तो घड़ी की डायरेक्शन, ठीक है भाई, घड़ी की सुई की दिशा में है, क्लॉकवाइज है, तो प्लस का जे कैप आ गया। लेकिन जैसे आपने उल्टा किया, आई का के से किया, तो ये आ जाएगा माइनस का जी कैप। याद रहेगा आपको, उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट घटक रूप में ही, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं घटक के पदों में सदिश गुणनफल की। हमने घटक को गुणा कर लिया, अब हम दो सदिश को गुणा करके हैं। देखिए, माना ये सदिश हमारे पास है घटक रूप में a1 आई कैप, a2 जे कैप एंड a3 के कैप। जो बी सदिश आपके पास है a2 आई कैप, b2 जे कैप एंड सॉरी b1 आई कैप, b2 जे कैप एंड b3 के कैप, ठीक है भैया। आपको करना है a क्रॉस b, तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए, a1 आई कैप, a2 जे कैप एंड a3 के कैप क्रॉस b1 आई कैप, b2 जे कैप एंड b3 के कैप, ठीक है भाई। तो डिटेल से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते जाइएगा। देखो, आई का क्रॉस जब आई के बंटन का नियम लगाएंगे, पहले आई इस घटक का ना इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका तीनों से, फिर इसका तीनों से, तो देखिएगा क्या आएगा। देखिए, a1 आई कैप को इससे करें आई कैप से, तो आई कैप क्रॉस आई कैप। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते a1 क्रॉस b1, क्यों? क्योंकि जो सदिश गुणा है दो सदिश के मध्य होगा, और सदिश कौन कौन से हैं, आई कैप और आई कैप। तो यहाँ आएगा आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समझते रहिएगा, 0 हो गया प्लस। अब a1 b2 आई क्रॉस जे, और आई का जे से करने पर फ्रेंड्स बताइएगा, चलो मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बताइए, आई का जे से किया तो प्लस का के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार a1 का आप करेंगे b3 से, तो a1 b3, आई का क्रॉस किसके साथ होगा, के, तो आई का के साथ जब आप करोगे तो डायरेक्शन विपरीत हो गई, तो कितना आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस आगे लगा देंगे जी कैप, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार a2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो देखो a2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a2 b1 आया, a2 b1 आया कि नहीं आया। अब j क्रॉस आई, तो j को i से करने पर क्या आएगा, माइनस का के आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई है, तो माइनस का के कैप। अब j का j से होगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि समान घटकों का 0 होता है। अब j का करते हैं k से, तो कितना आया, a2 b3 j क्रॉस k, तो j क्रॉस k करते क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी प्लस का आई कैप। अब बात करते हैं a3 की। जब a3 का आपने k से किया, a3 b1 आया, ठीक है ना फ्रेंड्स। k का जब i से होगा तो डायरेक्शन सही है हमारी, तो कितना आ जाएगा, प्लस का j कैप। लेकिन जब आप a3 का b2 से करेंगे ना, तो देखिएगा a3 b2 k क्रॉस j, डायरेक्शन उल्टी हुई तो चिन्ह किसका, माइनस का, और k का k से किया तो 0, ठीक है। आई बात सोल्व करके लिख लेते हैं। आई कैप एक तरफ, तो देखिए आई कैप किधर आ रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों से आई कैप कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, a2 b3 माइनस a3 b2, आया कि नहीं आया, ये हो गया आई कैप प्लस, ठीक है। चलो अभी प्लस नहीं, अभी एज इट इज रहने देते हैं ना। अब बात करते हैं हम जे कैप की, तो देखो जे कैप एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो देखो जब मैं जे कैप लिखूंगा ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, इसका मतलब आपको आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, तो ये तो हो गया माइनस कॉमन ले लिया, ये तो हो गया प्लस a1 b3, और ये हो गया माइनस b3 a1 a3 b1,
इसी प्रकार, ठीक है ना, जे कैप वाले में आपने माइनस कॉमन लिया, बाकी आपको एच टी लिखना है। के कैप कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, तो A1B2 माइनस A2B1 के कैप। तो देखिएगा ये जो आपके पास फाइनल आंसर आया ना, ये जो फाइनल आंसर है ये रिप्रेजेंट करता है एक डिटर्मिनेंट को, जिसने भी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट आपने पढ़ रखी है, आरबीएससी के 4th है, सीबीएसई में भी 4th एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट। जिसने भी डिटर्मिनेंट को पढ़ा हुआ है वो आसानी से समझ लेगा, बाकी जिसने भी नहीं पढ़ा वो वेट करे, ठीक है ना। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ डिटर्मिनेंट, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखिए आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये का ये आपके पास आएगा आई कैप। मैंने सोल्व कैसे करना बताया था, आई कैप के एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर आप स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे, A2 B3 माइनस B2 A3। आया नहीं आया? इसी प्रकार माइनस का जे कैप आता है, फिर A1 B3 B1 A3, ठीक है, और इसी प्रकार इसको लिख देते हैं, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा आपको इस तरह से क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना, लेकिन आपका क्यों, क्योंकि आपका छोटा सा क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको सदिश गुणनफल में जब भी सदिश आपको घटक रूप में दिए हुए हैं, उस कंडीशन में आपको सारणिक में वैल्यू पुट करनी है। कैसे? आई जे के ऊपर लिखा, उसके बाद जो फर्स्ट सदिश आपका है ए सदिश, उसके कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक A1 A2 A3 आप लिख देंगे। इसी प्रकार फिर बी सदिश में आई कैप जे कैप के गुणांक आप लिख देंगे, ठीक है ना भैया। इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, घटक के रूप में उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट पूरे कर रहे हैं। देखो प्रोसीजर आपका यही रहेगा, मैं पहले क्या करता हूँ, पहले जितने बेसिक कंसेप्ट हैं उनको सोल्व एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो आपके 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब तक आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, लास्ट टॉपिक हम कहें, देखिएगा फ्रेंड्स, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, ठीक है ना भैया। त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भैया। तो देखिए सदिश गुणा की सहायता से आप सदिश क्षेत्रफल याद करेंगे, ठीक है ना भाई। और सदिश क्षेत्रफल के आपको 2 तरीके से याद करना है। नंबर फर्स्ट केस में, जब ए सदिश व बी सदिश त्रिभुज की, इसका मतलब क्या, त्रिभुज की आसन्न भुजाएं हों, आसन्न भुजाएं हों, इसका मतलब समझिएगा, ये सदिश हो गया, ये बी सदिश हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। दोनों के मध्य एंगल थीटा हो गया, आपने इसको मिलाया, ठीक है, त्रिभुज बना, ठीक है ना। तो जब ए सदिश और बी सदिश त्रिभुज की कौन सी भुजाएं, आसन्न भुजाएं, ठीक है ना भैया। तो उस केस में आपका क्षेत्रफल क्या रहेगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपको याद हो कि इस त्रिभुज को आगे यदि इस प्रकार बढ़ाया जाए ना, तो ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप चेक कर सकते हो आराम से, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो समान एरिया के, ठीक है ना भैया, इक्वल एरिया के समान क्षेत्रफल के 2 त्रिभुज में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ भी हम ये बेसिक फंडा लगाने वाले हैं कि देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कितना, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण होता है, नहीं होता। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ना भैया। तो देखो ये आपका जो क्षेत्रफल है ना, ये सदिश क्षेत्रफल नहीं है। सदिश क्षेत्रफल कब बनेगा, जब आप इसका परिमाण हटा के सीधा लिखोगे ए क्रॉस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये हमारा हो गया त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। और ए क्रॉस बी कैसे याद किया था, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश गुणा की सहायता से ज्ञात करना हो, तो जो आपका परिमाण जो आएगा वो परिमाण लेने पर आ जाएगा। लेकिन आपको बोले सदिश क्षेत्रफल याद करो, ठीक है ना। सदिश क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो, सदिश क्षेत्रफल का मतलब ये है एक ऐसा सदिश याद करो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता हो, ठीक है ना। तो
जब भी आपको एग्जैक्ट क्षेत्रफल चाहिए तो आप परिमाण ले लीजिएगा इस सूत्र का, यदि आपको सदिश क्षेत्रफल चाहिए तो आप परिमाण मत लीजिएगा, केवल ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है ना भैया, उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन इसकी जो है, नंबर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, जब ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हो वह इनके स्थिति सदिश, अब की बार क्या दिया है, स्थिति सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश हो। तो समझिएगा कहना क्या चाह रहा है, एक त्रिभुज है। अब बोलोगे सर जी इसको इधर ही क्यों बनाया, डायरेक्शन त्रिभुज नियम याद होगा ना, दो भुजाएं समान डायरेक्शन में हो, तीसरी क्रम योग के विपरीत क्रम में योग को प्रदर्शित करेगी, इस वजह से। ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना भाई, ये समकोण नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है भुजा ना, समकोण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको इससे लेना देना नहीं है। ए सदिश का जो स्थिति सदिश है स्मॉल ए सदिश, इसका स्मॉल बी सदिश और इसका है स्मॉल सी सदिश। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों के मध्य कोण थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था भैया, 1/2, परिमाण नहीं लेना है, ये भुजा क्रॉस ये भुजा। अब वहाँ पे तो क्या थी, भुजा ही ए सदिश बी सदिश थी, यहाँ पे भुजा नहीं है, पर आपको भुजाओं के जो शीर्ष है ना भैया, त्रिभुज के जो शीर्ष है उनका स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो देखो होगा क्या, भुजाएं कौन सी हो जाएगी, ए बी क्रॉस ए सी, होगी नहीं होगी पहले चेक करो आप, ए बी क्रॉस ए सी, ये सदिश हो गया, बी सदिश माना हो गया ना भाई। अब आगे बढ़िए, तो फ्रेंड्स ए बी कैसे याद करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट में से फर्स्ट घटाओ, बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाओ, बी का स्थिति सदिश बी सदिश है, ए का ए सदिश है, तो बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाओ तो बी माइनस ए, यहाँ कितना हो जाएगा, सी के में से ए को घटाना पड़ेगा तो सी माइनस ए। बस अब क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए एक बटे दो, बंटनता लगा देते हैं, बी क्रॉस सी, क्योंकि ये तीनों ही सदिश है ना, अब तो हो सकता है बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए। अब माइनस का ये सदिश गुणा होगा तो माइनस का ए क्रॉस सी, माइनस का ए क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। तो फ्रेंड्स ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि समान सदिशों का सदिश गुणा 0 होता है। तो 1/2, और मैंने क्या किया सुनिए, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में जैसे ही चेंज करूंगा, इसको बी क्रॉस ए को मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी, तो फिर से एक माइनस और लगेगा, और एक और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार इसको मैंने लिखा सी क्रॉस ए, तो एक माइनस और लगा और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया, समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0। तो मेरे भाई सदिश जो गुणन आपका क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का, कब, जब आपको शीर्षों की स्थिति सदिश दी हुई, कितना आ गया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है भैया, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भैया, वैसे तो मैं कोई कमी रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यदि हो सकता है कोई कमी फिर से भी रह जाए तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, जो उसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितने भी आपके डाउट है आप मुझको सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है ना भैया, उसके जो सॉल्यूशन होंगे, जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कॉमन क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन मैं लाइव क्लास में करवा दूंगा। ठीक है ना भैया, तो आप जुड़ जाइएगा, उतार लीजिए। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख का मतलब समझते हो, कोलिनियर। ठीक है भैया, या फिर हम कहें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है भैया, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, क्योंकि संरेखता को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियरिटी, और संरेख को हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है भैया, तो कोलिनियरिटी का
जो कंडीशन आएगी आपकी तीन बिंदुओं की, वो क्या आएगी तो सुनिएगा। देखो संरेख या फिर हम कहें कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? संरेख पॉइंट वो होते हैं जो एक ही रेखा पे आए, एक ही रेखा पे आते हो। मेरे को बताइएगा, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पे पड़े हुए हैं, माना ये ए सदिश है, इसका स्थिति सदिश ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, इसका स्थिति सदिश बी सदिश और इसका सी सदिश, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, तो कभी इनसे त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो इसे यहीं तो संरेखता की कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना भैया। तो ध्यान दीजिएगा, संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, और जब तीन बिंदु एक ही रेखा में आ गए तो कभी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, यानी एक ही रेखा पे से मैंने दो बिंदु तो यहाँ ले लिए, तीसरा बिंदु मैंने रेखा से ऊपर ले लिया, थोड़ा बन जाएगा त्रिभुज, ठीक है। या फिर यहाँ मैंने यहाँ ले लिया तो भी त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। या फिर तो भी त्रिभुज बन जाएगा ना भाई। तो आप क्या करोगे, यदि तीनों बिंदु संरेख है, यदि ए बी सी संरेख है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य होगा। सीधी सी बात है, जब क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। तो यही कंडीशन हम लगा रहे हैं। अब मेरे को बताइएगा, जब तीन बिंदु जिनका स्थिति सदिश आपके पास हो, तो उसका अभी हमने याद किया था लास्ट टॉपिक में, कितना था क्षेत्रफल? बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। 1/2 को हमने 0 में भाग लगा दिया है, तो ये बचेगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ये होती है सदिश गुणनफल में तीन बिंदुओं के संरेखता की कंडीशन, ठीक है। उतार लीजिएगा फ्रेंड्स, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे दोनों ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा, और जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपकी डाउट है, वो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। उनका सोल्यूशन मैं यही क्लास में करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।